गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले 3 वीडियो में मैंने आप लोगों को समांतर श्रेणी के थ्योरी एवं क्वेश्चंस के हल करवाए थे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो मेरा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट को जरूर लिखें ताकि हमको भी लगे कि मेरा वीडियो जो है वो अच्छा है या कैसा है, उसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो भी हो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी बातों को लिखना है। आज मैं आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति जो हमारा 7वां चैप्टर है उसको मैं प्रारंभ कर रहा हूं। निर्देशांक या नियामक ज्यामिति। पहले निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नियामक ज्यामिति चैप्टर के नाम से आईएससी में था। बाद में उसको जब नया सिलेबस लागू हुआ तो 10th क्लास में दिया गया और उसका नाम दिया गया निर्देशांक ज्यामिति। पहले नियामक ज्यामिति, निर्देशांक या नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है निर्देशांक ज्यामिति? तो यह ज्यामिति का ही एक हिस्सा है जिसमें हम लोग जितना मेंसुरेशन में पढ़ते थे, समतल आकृति जो पढ़ते थे, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया, तो ये भी एक तरह का ज्यामिति है जिसका हम लोग क्षेत्र मिति में भी व्यवहार करते हैं, ज्यामिति में भी व्यवहार करते हैं। तो इसी को बनाने का एक और नया तरीका आया, ठीक, जिसको अलग करके दिया गया निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है कि ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया जाता है, यानी ज्योमेट्री को अलजेब्रा के फॉर्मूला पर सॉल्व किया जाता है। ठीक, गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया जाता है। ज्यामिति का अध्ययन किससे किया जाता है? बीजगणित के माध्यम से, यानी जो हमारा फॉर्मूला होगा अलजेब्रा वाला, उसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इस ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने के लिए हमको कुछ बेसिक्स चाहिए, कुछ बेसिक्स डिफिनेशंस चाहिए जिसकी जानकारी आवश्यक है, जो हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, कुछ फॉर्मूला 6th 7th में भी पढ़ चुके हैं। आज हम उन सब का वर्णन करेंगे और साथ साथ निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड जो भी टर्म होगा उन सभी का चर्चा करेंगे हम लोग इस वीडियो में भी और आने वाले वीडियो में भी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा यह हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 6th क्लास में। जब से हम लोग आलेख पढ़ना शुरू किए हैं या हम लोग रेखाओं को पढ़ना शुरू किए हैं, तब से हम लोग क्षैतिज रेखा को पढ़े हैं, जानते हैं। अगर भूलवश दिमाग में नहीं हो तो देखिए, पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा। एक लाइन खींचते हैं जो पृथ्वी तल के समांतर हो, एक लाइन खींचते हैं जो पृथ्वी तल के समांतर हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। इस क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स एक्स डैश से सूचित करते हैं। किस चीज से सूचित करते हैं? एक्स एक्स डैश से सूचित करते हैं, इसलिए इसका नाम है एक्स अक्ष। क्षैतिज रेखा को किस चीज से सूचित करते हैं? एक्स एक्स डैश से, इसलिए इसको एक्स अक्ष भी कहते हैं। क्षैतिज रेखा को ही एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक, अब है ऊर्ध्वाधर या उदग्र रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा या उदग्र रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा या उदग्र रेखा यानी वर्टिकल लाइन। वर्टिकल जैसे ही शब्द आता है या ऊर्ध्वाधर जैसे ही शब्द सुनते हैं तो मस्तिष्क में आता है सीधा खड़ा। ठीक, तो ठीक वही चीज है भी ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी क्षैतिज तल के लंबवत। जैसे हम लोग पृथ्वी के सतह पर लंबवत खड़े हैं तो हम लोग ऊर्ध्वाधर हो गए। तो क्षैतिज तल के लंबवत जो रेखा खींची गई हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा या उदग्र रेखा। जैसा ये लाइन है, ये आपका क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, जिसको हम लोग वाई डैश से सूचित करते हैं। किस चीज से सूचित करते हैं? वाई और वाई डैश से, इसलिए इसका नाम है क्या, वाई अक्ष। यानी ऊर्ध्वाधर रेखा या उदग्र रेखा को ही हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा या उदग्र रेखा को ही हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। अब एक चीज है मूल बिंदु। मूल बिंदु
हम लोग आलेख पढ़े हैं 9th क्लास में भी, वहां भी मूल बिंदु पढ़े होंगे। उससे पहले वाले क्लास में भी हम लोग संख्या और रेखा का निरूपण पढ़े हैं, वहां पर मूल बिंदु तो नहीं लेकिन निर्देश बिंदु जरूर पढ़े, प्रारंभिक बिंदु जरूर पढ़े। वही चीज है मूल बिंदु। एक्स अक्ष और वाई अक्ष यानी क्षैतिज रेखा और उदग्र रेखा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष यानी क्षैतिज रेखा और उदग्र रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करता है। कैसे प्रतिच्छेद करता है? लंबवत यानी 90 डिग्री के एंगल पर जिस बिंदु पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करता है उसे हम लोग मूल बिंदु यानी ओरिजिन कहते हैं। मूल बिंदु यानी ओरिजिन कहते हैं। आप नीचे के फिगर में देख सकते हैं, ये आपका है क्या? क्षैतिज रेखा। ये जो है आपका क्षैतिज रेखा है और ये जो है आपका वो उदग्र रेखा है। दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटता है। कितने डिग्री के कोण पर? 90 डिग्री के कोण पर। कितने डिग्री के कोण पर? 90 डिग्री के कोण पर। तो ये जो बिंदु है यही आपका क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। ये जो बिंदु है ये आपका क्या कहलाता है? मूल बिंदु। यानी क्षैतिज रेखा और उदग्र रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु को सामान्यतः ओ से सूचित किया जाता है। कौन चीज से सूचित किया जाता है? ओ से। बहुत लोग ओ को जीरो भी कह देते हैं कि जीरो से सूचित किया जाता है, ऐसा नहीं है। मूल बिंदु को ओ से सूचित किया जाता है और इसका निर्देशांक, ये आपके लिए नया टर्म है निर्देशांक। आगे के डिफिनेशन में हम पढ़ेंगे निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। आपके एग्जाम्स में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो याद रखना है मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक कैसे होता है इसको हम लोग आगे जब डिफिनेशन पढ़ेंगे तब जानेंगे। अब है आपका कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल। हम जिस बोर्ड पर लिख रहे हैं वह भी एक समतल, उसका सतह जो है वो एक समतल सतह है। हम जिस व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं उसका सतह क्या है? समतल सतह है। अगर इसी व्हाइट बोर्ड को हम क्या करें, इस व्हाइट बोर्ड के बीचों बीच एक क्षैतिज रेखा खींच दें, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दें, तो यह इस बोर्ड का जो तल है यानी सतह है वह कार्तीय तल कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? कार्तीय तल। मान लो कि हम यहाँ पर क्या किए, एक बॉक्स ले लिए आयताकार, एक आयताकार बॉक्स ले लिए और इस आयताकार बॉक्स के ठीक बीचों बीच एक एक्स अक्ष खींच दिए यानी क्षैतिज रेखा खींच दिए और एक वाई अक्ष खींच दिए यानी ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दिए। तो अब ये जो मेरा आयताकार क्षेत्र है वह क्या हुआ? कार्तीय तल कहलाएगा। यानी एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जिस तल पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करता है उसी तल को हम लोग कार्तीय तल कहते हैं। अब जब हम इसको विभाजित करते हैं, जब आप देख रहे हैं कि इसको हम विभाजित करते हैं तो यह तल जो है वह कितने भागों में बट गया है? 4 भागों में। कितने भागों में बट गया है? यह तल जो है आपका वह 4 भागों में बट गया। ये जो कार्तीय तल है वह कितने भागों में बट गया है? 4 भागों में बट गया। कार्तीय तल कितने भागों में? 4 भागों में बट गया। अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं ऊपर से। ये जो दाहिनी और ऊपर वाला हिस्सा होता है यानी ये जो हिस्सा है XOY, ये XOY जो है, ये XOY वाला हिस्सा जो है यह कहलाता है प्रथम पाद। क्या कहलाता है? प्रथम पाद या चतुर्थांश। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? प्रथम पाद या चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो XOY वाला हिस्सा है वो क्या कहलाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। आपका क्या कहलाता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये ठीक अब हमको क्या आना है? दाहिनी ओर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज आना है। एंटी क्लॉकवाइज मींस घड़ी की सुई इधर से इधर चलती है तो हमको उधर से इधर यानी उसके विपरीत आना है, एंटी क्लॉकवाइज आना है। तो ये जो XOY वाला क्षेत्र है ये आपका कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। और ये जो है X'OY वाला हिस्सा, X'OY वाला हिस्सा ये आपका कहलाता है द्वितीय पाद। कौन सा पाद? द्वितीय पाद। द्वितीय पाद या चतुर्थांश, द्वितीय पाद। पाद को ही हम लोग चतुर्थांश भी कहते हैं यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। ये आपका क्या हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक, अब उसके नीचे आएंगे
तो ये आपका कहलाता है कौन सा हिस्सा, एक्स डैश ओ वाई डैश वाला हिस्सा। ये एक्स डैश ओ वाई डैश वाला हिस्सा कहलाता है आपका तृतीय पद। ये क्या कहलाता है, एक्स डैश ओ वाई डैश वाला हिस्सा जो है वो आपका कहलाता है तृतीय पद, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपका क्या कहलाता है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपका कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट। और ये जो है एक्स ओ वाई डैश, ये एक्स ओ वाई डैश वाला हिस्सा जो है यह आपका कहलाता है चतुर्थ पद। क्या कहलाता है, यह चतुर्थ पद यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ पद, फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ पद। तो अब आप देख लिए दाहिनी और जो सबसे पहले उसको देखना है जो दाहिनी और सबसे ऊपर है। इस वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इस वाले हिस्से को कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इस वाले हिस्से को कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां से जो आपका ऑब्जेक्टिव आता है वो सिंबल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आता है। सिंबल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे आपको दे देगा कि 2,3 किस पाद में स्थित है, 2,3 किस पाद में स्थित है। 4 ऑप्शन होगा, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। अब आपको जवाब देना है कि यह किस पाद में स्थित है। तो ये हम जवाब दे सकते हैं इसके सिंबल से। हम देख रहे हैं इसके आगे सिंबल है, इसके भी आगे सिंबल है, तो हम सिर्फ सिंबल से इसका जवाब दे सकते हैं कि यह किस पाद में है। तो सबसे पहले ये हम जान लें कि किस पाद में किसका क्या सिंबल होता है। सिंबल किसका होगा, दो चीज का, एक्स का और वाई का। एक्स मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, वाई मीन्स वाई कोऑर्डिनेट। एक्स मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, वाई मीन्स वाई कोऑर्डिनेट। हम लोग अब एक्स को एक्स नहीं जानेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट जानेंगे, वाई को वाई नहीं, वाई कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले ये जो एक्स अक्ष है वह एक प्रकार से क्या है, संख्या रेखा। संख्या रेखा पर हम लोग जानते हैं, संख्या रेखा पर मूल बिंदु के बाईं ओर निगेटिव होता है, दाईं ओर पॉजिटिव होता है। हम लोग सिंबल पहले लिख देते हैं। ये संख्या रेखा है एक्स अक्ष, ठीक। ये मूल बिंदु है, इसके इधर क्या होगा, दाईं ओर पॉजिटिव होगा, यानी +1, +2, +3, +4, +5, +6, ठीक। उसी तरह से बाईं ओर इसमें क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब y एक्सिस पर भी मूल बिंदु के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नीचे क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ऊपर हम लोग लिख देते हैं +1, +2, +3, +4, +5, ठीक। और नीचे क्या लिखेंगे, -1, -2, -3, -4, -5। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लो आप कि है यहाँ पर कोई बिंदु है, कोई बिंदु यहाँ पर, या यही मान लो कोई बिंदु यहाँ, ठीक। एक बिंदु है P, किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में हमने रखा है इस बिंदु को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मान लिया कि यहाँ पर कोई बिंदु है P। अब इस P को हम देखें तो इधर से अगर इसके सामने देखें तो 4 के सामने, तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा 4, और इधर से हम इसको y के सामने देखें तो इसका y कोऑर्डिनेट आता है +2, यानी +4 और +2। तो हम इधर से जाएंगे ऊपर, इधर से जाएंगे इधर, तो दोनों प्लस आता है। इसमें x और y दोनों क्या होता है, यानी x कोऑर्डिनेट भी प्लस होता है और y कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, प्लस। x कोऑर्डिनेट भी प्लस और y कोऑर्डिनेट भी प्लस, मींस x का वैल्यू भी प्लस और y का वैल्यू भी प्लस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू भी प्लस होगा और y का वैल्यू भी प्लस होगा। आपका सवाल ही ऐसा ही था, दोनों प्लस में है, इसका मतलब वो किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका दोनों प्लस, x प्लस y प्लस। इसमें देखेंगे इधर से जाइएगा तो माइनस, यानी x के तरफ से जाइएगा तो माइनस, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट माइनस, y के तरफ से आइएगा तो प्लस, यानी y कोऑर्डिनेट प्लस। यानी इसमें जो है x जो होगा वह माइनस में होगा और y जो होगा वह प्लस में होगा, ठीक। इसमें देखिएगा तो इधर से आइएगा तो माइनस, इधर से भी आइएगा तो माइनस। इसमें x भी माइनस और y भी माइनस, x कोऑर्डिनेट भी माइनस और y कोऑर्डिनेट भी माइनस। इसमें देखेंगे तो इधर से आ रहे हैं तो प्लस, इधर से जाएंगे तो माइनस, यानी इसमें x जो होगा वह प्लस में होगा, y जो होगा वह माइनस में होगा। x जो होगा वह प्लस में होगा और y जो होगा वह
माइनस में होगा। इस तरह से हम देखें तो हमको ये पता चलता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x और y दोनों जो है वो प्लस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में x जो है वो माइनस में होगा, y जो है वह प्लस में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में x जो है वह माइनस में होगा और y जो है वह भी क्या होगा, माइनस में होगा, यानी x और y दोनों माइनस में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखेंगे तो x जो है वह प्लस में होगा, y जो है वह माइनस में होगा। x प्लस और y माइनस। अब हम लोग देखते हैं कि निर्देशांक कहते हैं किसको। चलिए अब हम लोग सबसे पहले ये देख लें, हम देख लिए कि कार्तीय तल के 4 भाग होते हैं। कार्तीय तल के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कार्तीय तल के 4 भाग होते हैं। पहला प्रथम पाद या चतुर्थांश, प्रथम पाद या चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्रथम पाद या चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, x जो है मेरा वह प्लस में है और y जो है वह भी प्लस में है। x और y दोनों क्या होगा, प्लस होगा। x और y दोनों क्या होगा, प्लस होगा। अब द्वितीय पाद हम लोग देखें तो द्वितीय पाद में मेरा द्वितीय पाद या चतुर्थांश यानी सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा क्या है, x जो है वह माइनस में है और y जो है वह कौन चीज में है, प्लस में। ठीक उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट देखेंगे यानी तृतीय पाद देखेंगे तो तृतीय पाद में क्या होगा, तृतीय पाद में मेरा x जो है वह माइनस में होगा और y जो है वह भी माइनस में होगा, यानी x भी निगेटिव होगा और y भी क्या होगा, निगेटिव होगा। x भी निगेटिव होगा और y भी निगेटिव होगा। चतुर्थ पाद में देखें, चतुर्थ पाद या चतुर्थांश में देखेंगे हम मेरा जो है वह x जो है वह प्लस होगा और y जो है वह x जो है वह क्या होगा, प्लस होगा और y जो है वह क्या होगा, माइनस होगा। ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सवाल दे दे अगर -3, -5 किस पाद में है, किस पाद में स्थित है या किस क्वाड्रेंट में स्थित है बताएं, तो आंसर क्या होगा, -3, -5 यानी x भी माइनस में और y भी माइनस में, x भी माइनस में और y भी माइनस में। यानी हमेशा पहले जो लिखा होगा वो x होगा, बाद में जो लिखा होगा वह y होगा। तो x और y दोनों माइनस में, तो हम देख रहे हैं कि तृतीय पाद में x और y दोनों माइनस में होता है, जिसका मतलब मेरा आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट यानी तृतीय पाद। अब हम लोग जानते हैं निर्देशांक किसको कहते हैं। निर्देशांक या नियामक, निर्देशांक या नियामक किसको कहते हैं, जरा सा इसको जानते हैं, यानी कोऑर्डिनेट। निर्देशांक या नियामक किसको कहते हैं ये जानो। निर्देशांक या नियामक, यही मेरा क्या है, एक्सरसाइज है, निर्देशांक जानने। निर्देशांक या नियामक किसको कहते हैं। अब जरा सा हम इस फिगर में फिर से आए तो इस फिगर में हम लोगों ने देखा प्लस माइनस सिंबल। अब यहीं पर आपको हम निर्देशांक समझाते हैं। जैसे ये बिंदु है P, अब इस P की स्थिति बताना है हमको, P का स्थिति बताना है कि P का स्थिति क्या है। जैसे मान लो आप कहीं पर खड़े हो और आपसे पूछा जाए कि स्टेशन कितनी दूर है, तो आप जहां खड़े हो वहां से जवाब दोगे या फिर आपका क्वेश्चन होगा कि कहां से स्टेशन कितनी दूर है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ जो P है, अगर हमको इसका स्थिति बताना है तो हम या तो निर्देश बिंदु से स्थिति बताएंगे यानी मूल बिंदु से, या फिर x अक्ष से या फिर y अक्ष से। तो हम लोग जनरली जो है किसी बिंदु का जो स्थिति बताते हैं वह या तो x अक्ष से या y अक्ष से बताते हैं। तो x अक्ष और y अक्ष की अपेक्षा जो इसका स्थिति होता है वही इसका निर्देशांक होता है। x अक्ष या y अक्ष से इसका जो दूरी होता है किसी बिंदु का, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु का
एक्स अक्ष अथवा वाई अक्ष से जो दूरी होता है वही उसका निर्देशांक होता है। सपोज मान लो कि ये बिंदु P है और इसका वाई अक्ष से आपको दूरी पूछे, तो P का वाई अक्ष से दूरी पूछे तो आप सबसे पहले क्या करोगे, P से वाई अक्ष पर लंब डालोगे, P से वाई अक्ष पर लंब डालोगे। तो P से हम भी क्या करते हैं, वाई अक्ष पर लंब डालिए। मान लो कि यह है आपका PA और फिर हम क्या करते हैं, P से x अक्ष पर लंब डाल देते हैं। तो इसको मान लेते हैं हम लोग PB, इसको मान लिया मैंने PA और इसको मान लिया PB। P से y अक्ष पर जो लंब डाल लिए उसको मान लिए PA, P से x अक्ष पर जो लंब डाल लिए उसको मान लिए PB। अब ये जो मेरा फिगर है AOBP, ये एक रेक्टेंगल है यानी आयत है। क्या है यह, आयत है। हम लोग जानते हैं आयत का जो सम्मुख वो जो भुजा होता है वह बराबर होता है और समांतर होता है, प्रत्येक कोण जो होता है वह क्या होता है, समकोण होता है। तो अब ये मेरा आयत हो गया। अब इस बिंदु P का अगर y अक्ष से दूरी पूछता है तो वो दूरी होगा मेरा PA। क्या होगा, PA। और इस PA का लंबाई कितना होगा, तो हम PA जो है वह OB के बराबर है, तो PA बराबर OB कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, PA बराबर OB कर लेते हैं। तो PA बराबर OB और OB का लंबाई हमको पता है कितना, +4। तो PA बराबर OB बराबर +4। तो हम इस लंबाई को देखें कहाँ, x अक्ष पर, इसलिए इसको कहते हैं x कोऑर्डिनेट। किसी बिंदु का, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु का y अक्ष से जो दूरी होता है उसको हम लोग x कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो x कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया है इसका +4। अब पूछेगा इसका x अक्ष से दूरी क्या है, तो x अक्ष से दूरी जो है वह PV रेखा दर्शाता है। इस PV रेखाखंड का लंबाई जो है हम अगर जानेंगे तो PV जो है वह OA के बराबर है। तो A का वैल्यू है +2 यानी OA का लंबाई है +2। तो ये जो है PV बराबर OA है और OA बराबर क्या है, +2। तो इसका y कोऑर्डिनेट हो गया +2, x कोऑर्डिनेट हो गया +4 और y कोऑर्डिनेट हो गया +2। इसका मतलब ये हुआ कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु का y अक्ष अथवा x अक्ष से दूरी को उस बिंदु का क्या कहते हैं, निर्देशांक। चलिए तो हम लोग लिखते हैं इसको, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु का, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु का, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु का y अक्ष अथवा x अक्ष, y अक्ष अथवा x अक्ष से दूरी को उस बिंदु का निर्देशांक करते हैं, उस बिंदु का निर्देशांक करते हैं, उस बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु का y अक्ष अथवा x अक्ष से दूरी को उस बिंदु का निर्देशांक करते हैं। तो निर्देशांक, ये बात हमको पता चल गया कि कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। निर्देशांक 2 प्रकार के होते हैं, निर्देशांक 2 प्रकार के होते हैं, निर्देशांक 2 प्रकार के होते हैं। पहला निर्देशांक 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका, पहला हो गया x निर्देशांक। पहला क्या हो गया, x निर्देशांक। पहला हो गया आपका x निर्देशांक। x निर्देशांक का ही नाम है भुज। x निर्देशांक का नाम है भुज, न कि x अक्ष का नाम है भुज। x निर्देशांक का नाम है भुज, x निर्देशांक या भुज। इंग्लिश होता है x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, ABSCISS, x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा किसको कहते हैं, किसी बिंदु का जो y अक्ष से दूरी होता है, किसी बिंदु का, किस बिंदु का जो कार्तीय तल में स्थित है, किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी को, किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी को उस बिंदु का, उस बिंदु का x निर्देशांक कहते हैं। किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी को उस बिंदु का x निर्देशांक कहते हैं।
किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी को उस बिंदु का x निर्देशांक कहते हैं। x निर्देशांक का ही दूसरा नाम है भुज। x निर्देशांक का ही दूसरा नाम है भुज। दूसरा होता है y निर्देशांक। y निर्देशांक या कोटि। y निर्देशांक या कोटि। y निर्देशांक या कोटि यानी y कोऑर्डिनेट इंग्लिश होता है y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। या क्या होता है? ऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट मीन्स कोटि। y निर्देशांक या कोटि यानी y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। ठीक, किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी को, किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी को उस बिंदु का y निर्देशांक कहते हैं। y निर्देशांक कहते हैं। किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी को उस बिंदु का y निर्देशांक कहते हैं। किसी बिंदु का जो x अक्ष से दूरी होगा इसको y निर्देशांक कहते हैं। किसी बिंदु का x अक्ष से जो दूरी होगा उसको y निर्देशांक। किसी बिंदु का y अक्ष से जो दूरी होगा उसको x निर्देशांक कहते हैं और x अक्ष से जो दूरी होगा उसको y निर्देशांक कहते हैं। अब हम लोग बात किए थे मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। कैसे? अब उसको जानते हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो मेरा मूल बिंदु होता है वह x अक्ष पर भी होता है और y अक्ष पर भी होता है। तो जब मूल बिंदु मान के चलिए y अक्ष पर है तो उसका y अक्ष से दूरी क्या? 0। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसका y अक्ष से दूरी क्या? 0। तो इसलिए उसका x निर्देशांक जो होगा वह क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब मूल बिंदु जो है वह y अक्ष पर है इसलिए इसका x निर्देशांक 0 होगा। चूंकि मूल बिंदु x अक्ष पर भी है इसलिए उसका y निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वह 0,0 होता है। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह क्या होता है? 0,0 होता है। अब हम लोग देख लें कि अगर कोई बिंदु y अक्ष पर हो तब क्या होगा। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर हो, मान लो कि कोई बिंदु यहाँ पर है, अगर कोई बिंदु y अक्ष पर हो तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। यदि कोई बिंदु y अक्ष पर हो, यदि कोई बिंदु y अक्ष पर हो तो उसका x निर्देशांक जो होगा यानी भुज जो होगा वह क्या होता है? 0 होता है। x निर्देशांक 0 होता है, 0 होता है। अर्थात कोई अगर बिंदु P होगा तो उस P का जो कोऑर्डिनेट होगा वह 0,y होगा। P का जो कोऑर्डिनेट होगा वह 0,y। अब y के जिसके सामने होगा वो होगा। चलिए, यदि कोई बिंदु y अक्ष पर हो तो उसका x निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई बिंदु x अक्ष पर हो, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर हो तो उसका y निर्देशांक जो होता है वह क्या होता है? 0 होता है। यदि कोई बिंदु x अक्ष पर हो तो उसका y निर्देशांक 0 होता है, 0 होता है। अर्थात उस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट को हम लोग 3 लाइन से यानी 3 सरल रेखा से दिखाते हैं। उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वह x, 0 होगा। ठीक, चलिए धन्यवाद। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट से जो क्लास 10th में कोऑर्डिनेट से रिलेटेड डिफरेंस जो आपका फॉर्मूला है वो हम उसका जानकारी देंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।